गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में एक हमारा पहले लेसन का एक क्वेश्चन कर चुके थे। पहले लेसन में मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन लिखवाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। दूसरे वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उस क्वेश्चन में हमने पहले अक्षीय रेखा की परिभाषा लिखी थी, तो सेम टू सेम इस क्वेश्चन में हम निरक्षीय रेखा की परिभाषा लिखेंगे कि निरक्षीय रेखा कहते किसे है। तो आइए देखते हैं निरक्षीय रेखा कहते किसे। मैं पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ये हमारा है एक विद्युत द्विध्रुव, ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। ये एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव है हमने लिया है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को, इस रेखा को हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो आइए विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। ये पहले आप डायग्राम बना लीजिए। वैसे एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी निरक्षीय रेखा की परिभाषा ही लिखनी है। हाँ, तो ये है आपकी निरक्षीय रेखा की परिभाषा। इस डेफिनेशन को आप उतार लीजिए। जब वो क्वेश्चन में आपको 2+3 में 2+1 इक्वल्स टू 3 में क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर तो होगा आपका निरक्षीय रेखा की परिभाषा, या फिर अक्षीय रेखा का क्वेश्चन है तो अक्षीय रेखा की परिभाषा का, और आपके 2 नंबर जो होंगे वो आपके डेरिवेशन के होंगे। तो आप ये परिभाषा भी अच्छे से लिख लेना। तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए, मैं जितने डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो आप निरक्षीय रेखा की परिभाषा और क्वेश्चन तो नोट कर चुके होंगे। अब हम हमारा डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का। तो ये हमारा है विद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। ये इसका है मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को कहते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसका डायग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं दोनों आवेश। इसको हम 2a मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ये मिडिल पॉइंट O हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया a, और ये भी डिस्टेंस हो गया a, a+a इक्वल्स टू
2a। हाँ, और O से P की जो दूरी है उसे हम R मान लेते हैं, उसको R मान लिया। ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, P और इस पॉइंट को हम A नाम दे देते, इस पॉइंट को हम B नाम देते। ये जो पॉइंट है, ये जो रेखा है AP और BP, ये दोनों की लेंथ सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसके मिडिल पॉइंट से हमने ये रेखा खींची है, मतलब ये सेम और ये सेम, ये जितनी होगी उतनी ये भी होगी A, तो जितनी ये रेखा होगी उतनी रेखा ये भी होगी, क्योंकि हमने मिडिल पॉइंट से रेखा खींची। तो इसको हम X नाम दे देते हैं और इसको भी X, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हो उससे पहले उस डेरिवेशन के बारे में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। लैंग्वेज कुछ नहीं है, जो अपन ज्ञात करने वाले हैं और जो अपन ने बनाया है वो लैंग्वेज अपन को लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में पहला पॉइंट, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। जिसका मध्य बिंदु O है, ये हो गया। हम हमारी सेकेंड लाइन लिखेंगे, हमें O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज, इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद हम आते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि E A इक्वल्स टू के क्यू बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हमने माइनस क्यू के कारण P बिंदु माइनस क्यू है A बिंदु पर,
ए और पी के बीच का डिस्टेंस जो कि है एक्स, तो उसका स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। अब सेम टू सेम प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये का ये ऐसे का ऐसे लिखना है। उसके बाद वही ईबी इक्वल्स टू वापस सेम टू सेम के क्यू। किसी भी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो के क्यू अपॉन उन दोनों के डिस्टेंस, उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम ई के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो के क्यू अपॉन बी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। आप ये नोट कर लीजिए समीकरण 1 और 2। इसके बाद आगे का स्टेप मैं इसको मिटाने के बाद वापस लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप ये नोट कर लो। हाँ, तो वो आपने उतार लिया होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या थी हमारी समीकरण 1 व 2? मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूं कि ई ए इक्वस टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये थी हमारी समीकरण 1। और ई बी इक्वस टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर समीकरण 2। मैंने वापस इसको खाली आपको पता चले कि क्या थी इसलिए लिखा है, आपको वापस इसको नहीं लिखना है, केवल उस लैंग्वेज लिखनी है। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और उसके नीचे वो लिखना है, और प्लस क्यू आवेश के कारण उसके नीचे वो लिखना है। इसे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है, ई ए और ई बी दोनों इक्वस टू है। तो हम लिख सकते हैं ई ए इक्वस टू ई बी इक्वस टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हमें इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा निष्कर्ष निकलता है ये निकलता है कि P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। अतः ई ए व ई बी, जो विद्युत क्षेत्र है ई ए व ई बी का घटकों में वियोजन करने पर घटकों में वियोजन करने पर आप एक बार ये नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि घटकों में वियोजन कैसे होता है और ये ई और ई बी पर घटकों में वियोजन हम कैसे करेंगे। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। घटकों में वियोजन जब किसी बिंदु पर, जैसे कि हमारा बिंदु P है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अगर एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं, जो मान परिमाण में तो समान किंतु दिशा में अगर विपरीत होते हैं, तो हम घटकों में वियोजन करते हैं। जैसा कि देख लीजिए, ई ए है,
ई ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी हमारी, ये देख लीजिए, ये ई ए के कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी अंदर की तरफ ई ए, और ई बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी ई बी। तो जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का परिमाण तो सेम है, किंतु ये दिशा दोनों दिशा में विपरीत है, किंतु ये दोनों दिशा में विपरीत है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे इसका घटकों में वियोजन। घटकों में वियोजन करने के लिए, हाँ, ये हमारे पास है थीटा, यहां पे भी हमें मिल रहा है थीटा। जब भी हम घटकों में वियोजन करते हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जहां पर थीटा है वहां पर कॉस थीटा आएगा, और जहां पर थीटा नहीं है वहां पर साइन थीटा आएगा। तो यहां पर घटकों का वियोजन करेंगे तो हमारे पास दो घटक आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा ई ए कॉस थीटा, और एक आएगा हमारे पास ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। सेम टू सेम हमें यहां पर भी दो घटक मिलेंगे, ये होगा ई ए साइन थीटा, और यहां से ऊपर की तरफ एक घटक और जाएगा जिसे मैं यहां पे एरो करके लिख रहा हूं, ई बी साइन थीटा। तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप डायग्राम बना चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ घटक दो होते हैं हमारे पास। ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा रहा हूं। ये निष्कर्ष वहां पर लिखना बहुत जरूरी है जिससे हमें पता चलेगा कि हम घटकों में वियोजन कर रहे हैं। तो घटक हमारे पास दो होते हैं, क्षैतिज घटक और यहां पर होते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। घटक दो घटक, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब क्षैतिज होते हैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, उसे हम क्षैतिज घटक कहते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक जो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग होते हैं। तो क्षैतिज घटक है हमारे पास ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक है हमारे पास ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा। तो अब हम देखते हैं कि जो क्षैतिज घटक है वो परिमाण में तो समान है ही है, साथ ही साथ दिशा में भी समान है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और ये दोनों सेम है और परिमाण में भी समान है तथा दिशा में भी समान है, तो परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, आप यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा इसके जस्ट नीचे कि क्षैतिज घटक जो है, आप लाइन लिख लीजिएगा कि क्षैतिज घटक जो है वो परिमाण तथा दिशा दोनों में समान है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। तो परस्पर अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ेंगे कि E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ये आप देख लीजिए। तो आपने वो लाइन लिख ली होगी, उसके बाद आपने ये लिखा होगा ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब हम इसे देंगे समीकरण, अब हम लिखेंगे यहां समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में ई ए ई बी दोनों बराबर है, तो हम ई ए की जगह ई बी की जगह ई ए लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा
और EB की जगह मैं लिख रहा हूं EA, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो प्लस EA cos थीटा, तो E बराबर 2EA cos थीटा, ये आ गया। अब हम अगेन समीकरण 3 से EA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे E बराबर 2KQ बाय एक्स स्क्वायर cos थीटा, ये की जगह हमने वैल्यू रख दी। नेक्स्ट हम करेंगे कि जो त्रिभुज है, हम cos थीटा तो ले नहीं सकते, cos थीटा की जगह हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रख के cos थीटा को हटाना है। तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AO और P, ये वाला त्रिभुज, ये जो दिख रहा है आपको, ये AOP, त्रिभुज AOP से। अब आप बोलोगे कि हमने त्रिभुज AOP क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने क्या लिया, यहाँ पर EA लिया है, EA पॉइंट लिया है। तो A और A जो है, A बिंदु के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ये वाला लेंगे जिससे हमें AOP, इसलिए हमें, यदि हमने EB लिया होता तो हम ये वाला त्रिभुज लेते, हमने EA लिया है इसलिए हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो त्रिभुज AOP से cos थीटा हम जानते हैं क्या होता है, हमने सबने लाल बट्टा कक्का का सूत्र पढ़ा होता है, लाल बट्टे कक्का KKA। तो लंब बट्टा कर्ण ये हो गया साइन, आधार बट्टा कर्ण हो गया कॉस, और लंब बट्टा आधार हो गया टेन। बट हमें cos थीटा ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण cos थीटा। तो यहां पर हमारा आधार क्या, आधार है A और हमारा कर्ण है X। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई, इसको आप समीकरण नाम दे दीजिएगा 4 और इसको समीकरण 5, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इस समीकरण 5 की जो cos थीटा की वैल्यू वो हम समीकरण 4 में लिखेंगे। तो 5 व 4 से, समीकरण 5 व 4 से कि E बराबर E बराबर 2KQ एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसे ही आएगा 2KQ बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा A अपॉन एक्स डॉट A बाय एक्स। हमने cos थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दी। तो ये आप नोट कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसे भी मिटा रहा हूं, आपने ये लिख लिया होगा। तो हम कहां तक पहुंच गए कि E बराबर 2KQ A एक्स स्क्वायर अपॉन cos थीटा की जगह हमने लिख दिया A अपॉन एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके बन गया एक्स क्यूब। तो E बराबर हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है 2KQ A बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम अगेन त्रिभुज AOP लेते हैं, त्रिभुज AOP से हमें एक्स क्यूब हटाना है, एक्स क्यूब हटाना है क्योंकि हम इसके कारण इस पर निकाल रहे हैं, O बिंदु के कारण P बिंदु पर निकाल रहे हैं, A बिंदु के कारण नहीं निकाल रहे केवल, इसलिए एक्स क्यूब की जगह हम, आप सबने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, ये होती है। हमारा कर्ण है x, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आधार है हमारा a स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास r स्क्वायर। तो इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूं, स्क्वायर को, x के ऊपर जो हमारा स्क्वायर है उस स्क्वायर को मैं उस ओर भेज रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको मैं रूट में नहीं लिखकर हाफ पावर में लिख रहा हूं,
1/2, रूट को हम हाफ पावर ही लिखते, तो इसको मैंने हाफ पावर लिख लिया। अब दोनों और क्यूब करने पर, दोनों पक्षों में क्यूब करने पर एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया, पावर 3 मल्टीप्लाई किया, और यहां पर भी पावर 3 मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास ये आ गई समीकरण। इसको आप दे देना समीकरण 6 और इसको आप दे देना समीकरण 7। समीकरण 6 व 7 से एक्स क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो E इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2kq a बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि R इज ग्रेटर देन A, तो R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A होगा, क्योंकि द्विध्रुव तो अति अल्प दूरी पर स्थित है और उस दूरी की भी हम आधी दूरी ले रहे हैं, तो बहुत ही छोटी होगी R की तुलना में, तो हम इसे यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो A को नगण्य मानने पर, A को नगण्य मानने पर मतलब नेग्लेक्ट करने पर, तो यहां पर A को नेग्लेक्ट कर दिया तो A हट जाएगा। E इक्वल्स टू, ऊपर वाले को भी मैं सही सीक्वेंस में लिख देता हूं, तो 2a.q.k बाय हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और आर की पावर आ जाएगी 3। तो और हमारे पास हम एक और जानते हैं, हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि P इक्वल्स टू Q.2a, P इक्वल्स टू Q.2a, ये 2a इंटू Q, 2a इंटू Q बराबर P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिख सकते हैं E बराबर के P के बाय R क्यूब इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब। तो ये हमारा आ गया आंसर। दोनों आंसर करेक्ट है, आगे पीछे करके लिख दिया है के पी बाय आर क्यूब। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हम निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष में भी आप एक लाइन लिखिएगा कि आप लिखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। E is inversely proportional to R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो दूरी कम होगी, और अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ऐसा। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये है दूरी। कि जैसे जैसे ये देखिए कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है इस साइड, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो रही है। तो ये थी हमारी डेरिवेशन। तो मैं आपको फर्स्ट लेसन में मैंने आपको 4 डेरिवेशन बताई थी, उसमें से हमारी 2 डेरिवेशन हो चुकी है, तीसरी डेरिवेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ और अपना फिजिक्स का सिलेबस क्लियर कीजिए।